तो इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए क्या क्या स्टेप। आप इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट हो इंटरमीडिएट। अच्छा, तो मेटल को निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए पृथ्वी में हमने दो चीज़ें बात बताई थी, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। पहले लेक्चर में ये मैंने बताया था खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो हमने बताया था जो खनिज होते हैं पृथ्वी से क्या क्या कर दिया था, खोद कर निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? कौन सा? ये सब वाला जो बढ़ते हुए क्रम में गुजर। हाँ वो तो सही है, लेकिन फिर उसके लेक्चर लगेंगे अभी। अब जैसे जो लेक्चर ग्रुप पे लिख के आता है वो पढ़ाना पड़ता है। ये सब बात बेकार है, फिर सब धीरे धीरे भूलता जाएगा। अभी उसका जब पढ़ा देंगे तो फिर आ जाता हम तो भूल जाएगा जब पढ़ाएंगे। जब बात तो सही है, लेकिन वो लेक्चर रिकॉर्ड में ये आया है टॉपिक से, ये थोड़ी देर ये इसका भी डिस्कशन हो जाए फिर उसको। ठीक है, धातु हाँ धातुओं का डिस्कशन है ना। आपके कोर्स में 3 धातुएं हैं। एल्युमिनियम का डिस्कशन पढ़ना है आपको, कॉपर का पढ़ना है और आयरन का। ठीक है, और इसमें किसी भी चैप्टर बने, कोई भी ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन न बने। खनिज का मतलब जो पृथ्वी से खोद के निकाले हैं। अयस्क वो होते हैं जिनसे किसी धातु का डिस्कशन कम लागत में और अधिक मात्रा में किया जा सके। ये दोनों में अंतर है ना। और हमने आप बताया था कि धातु कर्म मेटलर्जी क्या है। धातु कर्म यानी तो आप ऐसे नाम शब्दावली में देख रहे हैं कि धातुओं के साथ उन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए जो स्टेप जो कर्म किए जाते हैं ना। जैसे आप मान लीजिए कि ज़मीन से खोद के सोना या कोई चीज़ धातु लोहा निकल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा पीछे ले लोगे क्या तो, और ये दिखता है और पीछे ले तो हाँ, तो मेटलर्जी कहते हैं किसको है कि जो स्टेप इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है अयस्क का पीसना। क्या करना? पीसते हैं पहले, है ना। दूसरा स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण। क्या होता है? कंसंट्रेट करते हैं, गाढ़ा करते हैं इसको, है ना। और सांद्रण की कई विधियां हमने बताई थी। पहले बताई थी फेन प्लवन विधि, बढ़िया आती है सब बोर्ड में ना। फेन प्लवन विधि है ना। इस विधि में क्या करते हैं कि पानी से भरे टैंक में डाल देते हैं अयस्क और वायु का झोंका तेजी से प्रवाहित करते हैं, जिससे अयस्क झाग के रूप में ऊपरी तली में आ जाता है, जिसे निकाल के बाहर कर देते हैं, है ना। ये फेन प्लवन विधि। और ये पूछा जाता है फेन प्लवन विधि का प्रयोग कब किया जाता है। जिनके अयस्क में सल्फर है, जैसे गैलेना। लेड का अयस्क क्या है? गैलेना। गैलेना में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सल्फर ना। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए जो बेस्ट विधि इस्तेमाल की जाती है उसे हम कौन सी विधि कहते हैं? फेन प्लवन, है ना। अच्छा, मान लीजिए आप लोहे के साथ कुछ ऐसे चुंबकीय शुद्धियाँ मिली हुई है, तो उनको सेपरेट करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। कौन सा विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। और इस विधि मैंने बताया था मैग्नेटिक टेप लगे हुए रोलर पट्टे में से घूमता रहता है और अयस्क को ऊपर से गिराते हैं, तो जो मैग्नेटिक अशुद्धियाँ होती हैं मैग्नेटिक टेप पर चिपक जाती हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे अगर लौ चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं तो बताइए मैग्नेटिक अगर चुंबकीय नेचर का टेप होगा उस पर चिपक जाएगी, चुंबक द्रव आकर्षित हो जाएगा और बाकी मटेरियल बाहर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सांद्रण कर लेते हैं। और कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है, मान लीजिए रोलर नहीं है या ये सब चीज़ें नहीं है, तो उसको कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जैसे लोहा निकिल इत्यादि का जो करते हैं, तो बताइए लोहा भारी है, निकिल भारी है, क्रोमियम भारी है ना, उसमें मिट्टी कंकड़ मिले हुए हैं, तो पानी से भरे टैंक में जब डिजॉल्व कर देंगे, उसको हिला देंगे,
तो जो गंदगी होगी ऊपर, लोहा गुरुत्व के कारण नीचे, और टैंक से फंसा देंगे ना, निकल जाएगा, उससे गाढ़ा हो जाएगा। सांद्रण का मतलब क्या है? अयस्क को थोड़ा सा शुद्ध कर लेना, गाढ़ा कर लेना ना। ये 2-3 विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं सांद्रण की, है ना। पेन विधि में टिप्पणी बहुत पूछी जाती है ना। इसको पानी से भर के टैंक में डालते हैं, यहाँ 2 चीजें मिलाते हैं, चीड़ का तेल, क्या मिलाते हैं? चीड़ का तेल और पोटेशियम एथेनोजेनेट, 2 केमिकल मिलाते हैं। अच्छा, पानी में तेल डाल देंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्यों तेल मिलाते हैं? पानी का सरफेस टेंशन कम हुआ, जिससे वो झाग बहुत अच्छे से बनाएगा, है ना। इनको मिलाने का रीजन भी यही है पेन ब्लाउन विधि में ना। इसके बाद आपने पढ़ा था कि जब हमने अयस्क में अशुद्धियाँ आगे निकालने का प्रोसेस चल रहा है, एक मैंने बताया था कि जब आपने अयस्क को गाढ़ा कर लिया, थोड़ा सा उससे अशुद्धियाँ हटा दी मोटा मोटा, उसके बाद करते हैं भर्जन। क्या करते हैं? और जान लीजिए बहुत हाई स्कूल में पढ़ा होगा रोस्टिंग ना। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? बहुत बार पूछता है ना। तो भर्जन कौन सी क्रिया होती है? जो अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, पहली चीज, जितना अयस्क है, एल्युमिनियम है, उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एयर होना चाहिए ना। वायु की उपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जैसे भूंज दिया अयस्क को ना, तो जो पानी वानी थोड़ा सा रहेंगे, मॉइस्चर नहीं होगा, वो सब का सब क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और अयस्क जैसे मेटल है, मेटल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे आप, तो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा? ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सीधी सी बात है ना। जो धातु होगी, और डिपेंड करेगा कौन, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहा तो तुरंत ऑक्साइड बनाएगा, अगर कम रिएक्टिव मेटल रहा तो देर में ऑक्साइड बनाएगा। इतनी बात हो सकती है ना। लेकिन उस क्रिया में, रोस्टिंग में क्या बनना है? मेटल ऑक्साइड बन जाना है ना। अच्छा, एक अब इसके बाद अगला स्टेप था निस्तापन। कौन सी क्रिया थी? निस्तापन में आप लोग उस दिन नहीं थे, मैंने सब लिखवाया भी था इसकी इंटीग्रेशन सब, वहाँ तुम्हें पहुँचा देना हूँ आपको ना। निस्तापन क्या होता है कि जब किसी अयस्क में, जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जैसे पानी उसमें जुड़ा हुआ है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की संभावना है। देखिए आप, जैसे आयरन का एक अयस्क है सिडेराइट, जिसका फार्मूला ये होता है, फेरस कार्बोनेट। क्या है ये? सिडेराइट कहते हैं इसको। मान लीजिए हेमेटाइट नहीं मिला, उस एरिया में ये पाया जा रहा है ना। और आयरन का एक अयस्क है Fe2O3 डॉट 3H2, इसको कहते हैं लिमोनाइट। क्या कहते हैं? क्या ये? लिमोनाइट। ये आयरन का अयस्क है। तो आप क्या दिखाई दे रहा है? इसमें मोटा मोटा देखिए जल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? जल अंदर पहुंचा, जैसे फिटकरी पे कहते हैं ना 24H2O, फिटकरी कहते हैं डॉट 24। फिटकरी का फॉर्मूला यदि आप जानते हो, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइट डॉट 24 के पानी सोखा होता है ना। तो उसी तरह जब अयस्क में मॉइस्चर है, तो बताइए ऐसी, तो उसके गलनांक के नीचे वायु की अब्सेंस में, यहाँ देखिए निस्तापन भर्जन जब अंतर पूछता है तो एक पॉइंट लिखिएगा, भर्जन क्रिया में वायु का होना आवश्यक है ना, जबकि निस्तापन क्रिया में वायु का होना आवश्यक नहीं है। ऐसे कड़ाहों में कैल्सिनेशन पैन कहते हैं। पैन माने जैसे आप घरों में कढ़ाई देते हैं, सब्जी उब्जी पका करके आईलेट ढक्कन से बंद कर दिया जाए, है ना। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर, तो देखिए यहाँ से क्या निकलने की संभावना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की संभावना है ना। क्या ध्यान से देखिए, FeO बन जाएगा प्लस CO2, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भट्टी से निकल गई ना। अच्छा बताइए, इससे कार्बन कम हो गया कि नहीं कम हो गया? कम हो गया ना। अब देखिए ये जो आयरन का अयस्क है ऑक्साइड के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? फेरस ऑक्साइड है। कम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। अच्छा, इसको हीट करेंगे, तीनों जल वाष्प बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा? Fe2O3 प्लस 3H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाष्प की प्रेजेंस में उड़ गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, निस्तापन क्रिया में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के चांस है तो वो निकल जाएगी।
जल निकलने के चांस है, ये सब निकल के बाहर हो जाएगा और ये अयस्क थोड़ा पोरस हो जाएगा। पोरस माने छिद्रित। पोरस माने क्या होता है, जैसे आप फिटकरी को गर्म कर दीजिए तो फिटकरियों में छेद हो जाता है ना। आप जो सिल्ली वाली जो नाई वाई जो दाढ़ी से लिए रहते हैं, आप देखिए उसको हीट करिए, जब उसका जल निकल जाता है तो फिटकरी थोड़ी सी पोरस हो जाती है, छिद्रित हो जाती है ना। तो उसी प्रकार आप अयस्क से अशुद्धियाँ धीरे धीरे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो, जल में हो, धीरे धीरे प्रोसेसों से धीरे धीरे क्या हो रही है, निकल रही है ना। अच्छा, अब आप सोचिए कि सारा प्रोसेस किस बात का है। अब देखिए आयरन ऑक्साइड आ गया है, अब हम कुछ ऐसा लगाएं कि ऑक्सीजन को बाहर कर दें, तभी तो शुद्ध अवस्था में आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा ना। कहते लोहे तमाम प्रकार होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा ना, तमाम प्रकार के आयरन के प्रकार हैं इसके ना। तो लेकिन आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि पहले अगर एक समरी ऐसे मेटलर्जिक बनाए, सबसे पहले हमें जमीन से खोदना पड़ेगा, है ना। कंकड़ मिट्टी पत्थर अलग करना पड़ेगा, सांद्रण करना पड़ेगा। सांद्रण की मुख्य 3 विधियाँ मैंने बताई, कौन कौन सी? हेन प्लवन विधि। इसमें आप देखिए नाम में क्या स्पष्ट नहीं है। हेन माने झाग, प्लवन माने तैरना, प्लवन माने ना। इसका मतलब जब हम अयस्क को पीस के टैंक में डालेंगे, हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे और चीड़ का तेल और पोटेशियम एथेन मिला करके ऐसे ऐसे जब वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे, जिस तरह साबुन का झाग बनता है, उसी तरह झाग के रूप में अयस्क क्या हो जाएगा, टैंक के ऊपर ही तले में आ जाएगा, गंदगी नीचे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अंदर और जो चुंबकीय वाले मेटल हैं, जैसे आयरन चुंबकीय होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, इनको क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम कर लेंगे ना। अगर मान लीजिए चुंबकीय पृथक्करण विधि वहाँ नहीं यूज हो पा रही है, ज़्यादा लागत वाली विधि है, हम आराम से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज कर लेंगे ना। टैंक में डाल करके हिलाएंगे और भारी होने के कारण ये सब जो लौह चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं ये नीचे बैठ जाएंगी। जैसे आप सोचिए चावल जैसे धोते हैं, बसा देते हैं पानी, है ना, चावल के कण भारी होते नीचे बढ़ जाते हैं गुरुत्व के कारण, है ना। इसे एकदम सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस रिएक्शन पे कंसंट्रेट किया करिए और उसमें अंतर अपने आप लग जाएगा ना। तो बताइए भर्जन स्थापन में अंतर आए तो क्या लिखेंगे, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता, जबकि निस्तापन वायु की उपस्थिति में नहीं होता। भर्जन में अयस्क अपने ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाता है, ऑक्साइड के रूप में ना। और उसमें और भर्जन क्रिया उसके अयस्क के गलनांक के नीचे कराई जाती है। निस्तापन में जल या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी छोटी मोटी अशुद्धियाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में निकल के बाहर चल जाती है ना। तो ये प्रोसेस थे उस समय। और इसके बाद हमने कहा था अगला स्टेप, इसके बाद क्या होता है, प्रज्वलन। अगला स्टेप क्या होता है, इस सब टिप्पणी आती है, बोर्ड में भी आती है, पूछता भी है बहुत, इसमें मेट्रोलॉजी में और सब में नीट में हर जगह पूछता है ये कौन सा, किसके लिए क्या व्यवहार, कितना कुछ टेम्परेचर चाहिए, स्मेल्टिंग क्या होती है। अच्छा, स्मेल्टिंग, इसमें देखिए मेल्टिंग शब्द आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मेल्ट माने क्या, पिघलना, सीधी सी बात है ना। अच्छा, अयस्क को हमने गाढ़ा किया, सांद्रित किया, कोरस किया, थोड़ा सा ना सुखवा लिया, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप सोचिए, आप एल्यूमिनियम का अयस्क एल्यूमिना है ये, अब इससे हमको आपसे अलग करेंगे तभी तो एल्यूमिनियम निकल के आएगा। मान लीजिए आयरन का ऑक्साइड हमने आपको ऑक्साइड रूप में बना लिया भर्जन क्रिया में, इससे ऑक्सीजन को निकालेंगे तभी तो शुद्ध धातु आएगी, है ना। इसका मतलब क्या है, अब ये सब जितना है इनका पहले बात तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक निश्चित गलनांक होगा, क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए लोहे की राड है, अब क्या लोहे की राड को तुरंत आग पास ले जाएंगे तो चूल्हा वाली आग वाली है, क्या आप समझते हो मेल्ट होकर पिघलने लगेगा, नहीं लगेगा। सीधी सी बात देखिए, पूरे चैप्टर को मैं बहुत इजी वे में मैं समझाना चाहता हूँ आपको। होता क्या है, पूरा यही गर्म करें, जो भट्ठा ईंट और ये सब आप देखते हैं, यही सब तो क्रियाएँ हैं। जैसे ईंट से भट्ठा बन रहा, भट्ठे में ईंट गर्म करके पकाया जा रहा है, देखे ना, चिमनियाँ लगी हुई, धुआं निकल रहा है कि नहीं। अब यहाँ काम आएगा भट्ठी का, किसका काम आएगा, जिसमें इस अयस्क को हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और हीट करने के लिए आपको उसका देखना पड़ेगा इसका टेम्परेचर कितना है। जैसे इसका गलनांक 2050 डिग्री है, अब बताइए इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर शुद्ध लोहा लगभग 1600 डिग्री के आसपास मेल्ट करता है,
आप बताइए, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम भट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे ना, हमको गलाना है उसको, है ना। अब सोचिए कि अच्छा बताइए, इसीलिए गलाने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका यूज करते हैं? कोक माने क्या था? कार्बन, कार्बन माने कोयला। भट्टी में क्या झोंका जाता है? कोयला, है ना। तो अब सोचिए भट्टियाँ कई टाइप की हैं। जैसे एक भट्टी होती है परावर्तनी भट्टी। कौन सी भट्टी? परावर्तनी, रिवर्बरेटरी फर्नेस ना। इसमें क्या होता है, इस तरह का आकार होता है ऐसे ना, अयस्क यहाँ पर ऐसे चूल्हा बना होता है, यहाँ पे अयस्क को गर्म करते हैं और एक सिरा में यहाँ दहन करते हैं और ऐसे ढलानदार ऐसे होता है, छत होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका अयस्क है, जब अयस्क को आग के संपर्क में नहीं रखना होता है सीधे, कि ये आग के टच में ना आए डायरेक्ट, है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पर अग्नि मतलब कोयला या मटेरियल प्रज्वलित करते हैं और इससे जो आग उठती है, धुआं उठता है, चाकू ऊपर टकराती है इसके ऊपर ना, अब फिर परावर्तित होकर यहाँ लौटती है। इसीलिए इस भट्टी का नाम, ये जो नाम है, मैं नाम को भी समझाना चाहता, अगर बोर्ड वोर्ड में आ जाए तो आराम से लिख सकते हैं आप। परावर्तनी, इसका मतलब रिफ्लेक्ट होकर के आग लौटती होगी कहाँ? अयस्क के ऊपर ना, यहाँ से उठती है आग और यहाँ पे लौट करके इस अयस्क को गर्म करती है और मेल्ट करती है और यहाँ अयस्क क्या होता है? पिघल जाता है और व्यर्थ की गैस से निकास मार्ग होता है यहाँ से बाहर। कैसे? अच्छा सोचिए आप, कोयले के साथ आपको सोचिए, जैसे यह PO बना है, सीधी सी बात, कोक के साथ और उचित गालक भी, गालक के बारे में बताऊंगा मैं, गालक का भी नाम आता है। कोयला है कार्बन, है ना, कोयला क्या? कार्बन ही है ना, और हाई टेम्परेचर पर हमने हीट किया तो क्या निकलने की संभावना है? अब आप समझ सकते हैं, C और O, ये देखिए Fe+CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की संभावना है। किसकी वजह से संभावना है? कार्बन मोनोऑक्साइड ना। अच्छा बताइए, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। जैसे भट्टी से जो काला काला धुआं निकलता है, आपको इमेजिन नहीं कर सकते, आप जानते हैं सबसे मुक्त वायु प्रदूषण गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। अब देखिए, जो आप स्कूटी और ये सब गाड़ियाँ चलाते हैं, कार्बोरेटर के धुएं से जो निकलता है, जब कभी कभी देखिए गाड़ियाँ काला काला धुआं देने लगती है ना, है ना, जब इंजन गड़बड़ी होती है ना, तो उनके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अपूर्ण कार्बन का दहन, अपूर्ण, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन के अपूर्ण दहन का परिणाम। किसके दहन का परिणाम है? अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट, क्योंकि कार्बन पूरा जलेगा तो C+O2 बराबर CO2 बनाएगा। क्या बनाना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तब पूर्ण दहन होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो अपूर्ण दहन, है ना। तो गाड़ी के वाहन से कौन सी गैस निकलती है? अक्सर कार्बन, इसलिए वायु को जहरीला कर देती है पूरा। अब जब ये आपके ब्लड के साथ मिलती है, हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। क्या बना देती है? और आपका ब्लड लालिमा खत्म होता जाता है। जिससे आप प्रदूषित वातावरण में रहेंगे ना, आपके ब्लड को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये कोविड और जितने रोग चल रहे थे, इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है। इन्वायरमेंट हमने इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि शुद्ध हवा, आपको पता है कि ऑक्सीजन पार्क बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली विल्ली में ऑक्सीजन पार्क बने हैं, वहाँ पे घंटे 2 घंटे बैठने के लिए चार्ज लगता है। सोचिए, इतनी दिक्कत आ गई है पर्यावरण प्रदूषण के थ्रू। आपका बांदा तो छोटे शहर है, ये सब जो है यहाँ, हाँ, तो नवंबर महीने में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। दिवाली वाली आता है ना, पूरा पटाखे की फ्यूम वूम सब एटमॉस्फेयर में जाती है, और जो धान की कटाई करते हैं, सटकते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल, है ना, जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सांस और फिर प्रॉब्लम्स होने लगती है लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें, तो इस तरह की भट्टी हो, जिससे कौन सी भट्टी? परावर्तनी भट्टी। एक होता है आपको वात्या भट्टी, जिसका ऊपर आकार जो है कम चौड़ा होता है, नीचे आते आते तो भारी ऐसे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है ना। इसमें अलग अलग खंड होते हैं, दहन खंड, गलन खंड, प्रज्वलन खंड ना, इसके अलग अलग। जैसे भट्टी के यहाँ ऊपर तक 400 से 700 डिग्री टेम्परेचर होता है ना। जैसे यहाँ मतलब 1000 डिग्री
1400 डिग्री, यहाँ पर 1600 डिग्री टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर के खंड होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन, क्योंकि आप हीट तो नीचे से दे रहे हैं ना, कोयला और वो सब। जैसे भट्ठा आपने देखा होगा, धुआं सबसे ऊपर निकलता है चिमनी से ना। तो बताइए ऊपर जाते जाते धीरे धीरे टेम्परेचर भट्टी का क्या होगा, डाउन होगा ना। वात्या भट्टी नाम है, वात्या, और इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस इसका मतलब समझिए, ब्लास्ट माने धमाका करना। ब्लास्ट माने क्या होता है, आप कहते हैं ना आज वहाँ आतंकवादियों ने ब्लास्ट कर दिया ना। आप सोचिए भट्टी के नाम में क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर नीड होगा, है ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि वात्या भट्टी में इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जिन धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है ना। जैसे जिंक में के लिए तो मफल भट्टी चाहिए। मफल बंदर के मुंह के आकार की भट्टी होती है, 2 चैम्बर होते हैं उसके, है ना। उनमें जिंक डाल दिया जाता है, आयल डाल दिया जाता है, बीच में उसमें ईंधन सुलगता है और दोनों चैम्बर को गर्म करता है मफल भट्टी में, है ना। लेकिन वात्या भट्टी में जिनका गलनांक जान लीजिए 1200 के ऊपर है, उनके लिए बेस्ट भट्टी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, वात्या भट्टी। कभी कभी आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। वात्या भट्टी में किस प्रकार के अयस्कों का हम प्रगलन क्रिया करते हैं। अच्छा, ये सब कौन सी क्रिया होने जा रही है, प्रगलन, यानी अयस्क को हम क्या करने जा रहे हैं, गलाने जा रहे हैं ना। और किसके साथ गलाने जा रहे हैं, और यानी एक अयस्क होगा, और होगा, कोक होगा और फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होता है, अब आप समझिए, गालक, इसे कहते हैं गालक और इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स। अच्छा बताइए, फ्लक्स क्या है, जो गलाने में मदद करता है। क्या करता है, गलाने में मदद करता है। गालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, और दूसरे होते हैं क्षारीय गालक। कौन से गालक, मान लीजिए किसी अयस्क में क्षारीय अशुद्धि उपस्थित है। कौन सा अशुद्धि उपस्थित है, क्षारीय अशुद्धि है। मान लीजिए आज जमीन से ही तो निकाल रहे हैं। अच्छा बताइए, चूना उना आपने देखा होगा, जो धोबी कपड़ों को धुलाई नहीं करते हैं, रेत में लगाते हैं ना कपड़ों में, मिट्टी में। अब तो सब लोग साबुन धुलते हैं। पुराने ज़माने में जहाँ पे बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, पत्थर वत्थर गाड़ करके रेत में, जो जैसे दोमट मिट्टियों के प्रकार सुना हो, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी ना, तमाम प्रकार की ऐसे रेह वाली मिट्टी, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना कैल्शियम के ऑक्साइडों की ज़्यादा मात्रा रेह वाले में होती है, कास्टिक की मात्रा। तो उसी मिट्टी में ऐसे कपड़ों को भिगो देते थे, है ना। अब मिट्टी में लपेट करके रेह वाली मिट्टी में रख देते थे। अच्छा, रेह में ही ये कैल्शियम है, कास्टिक है, यानी OH के फॉर्म में भी है ना। तो क्या करते हैं, उसको लपेट करके उसके बाद फटक फटक के ऐसे पत्थरों पे पटक पटक के कपड़ों की सफाई करके तालाब को पानी से धो करके सुखवा देते थे, और गट्ठर बांध के घरों में पहुँचा दिया करते थे। धोबियों का काम, है ना। आजकल तो ये सब काम वॉशिंग मशीन करने लगी है घर में, है ना। उनका धंधा खत्म हो गया ना, अभी भी कपड़ा प्रेस कराने जाते हैं ना। तो ये चीज़ें मान लीजिए उसमें CaO है, क्या है वो। अच्छा बताइए, क्षारीय है ना, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। कौन सी धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। तो बताइए, इसका मतलब है क्षारीय अशुद्धि मिली है कि नहीं, मिली है ना। इसके लिए क्या करते हैं, क्षारीय अशुद्धि के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। कौन सा गालक का प्रयोग करते हैं, क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो गालक यूज करते हैं, वो कौन सा गालक यूज करते हैं, अम्लीय गालक। अच्छा, तो जब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब अयस्क में यदि अम्लीय अशुद्धि है तो उसके लिए हम क्षारीय गालक का इस्तेमाल करेंगे। अब डेफिनेशन आ जाए, गालक क्या है। गालक ऐसे पदार्थ हैं जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों को गला करके धातु मल के रूप में दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना। अच्छा, ये अम्लीय पदार्थ के इनके एग्जाम्पल लीजिए, ये कंडीशन हो जाते हैं। अम्लीय गालक में सबसे प्रमुख गालक है या साइयो, सिलिका। इसको क्या कहते हैं, सिलिका। सिलिका माने बालू, है ना। इसका ये फॉर्म में रहता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब इसमें ज्वाइंट होते तो यही बालू कहा जाता है ना।
और देखिए अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, क्षारीय गालक तमाम है, जैसे आप CaO, BaO, FeO, ये सब क्षारीय गालक है। अब सोचिए, अच्छा पृथ्वी से निकाल रहे हो, कई परतों में बालू वालू मिलता है। जब आप कभी हैंड पाइप बोरिंग कराने लगते हैं, देखिए अजीब अजीब सी मिट्टियाँ, कहीं लाल है, कहीं नीचे से दूसरा कलर निकल, कहीं बलुआ निकल रहा है ना, तो बताइए इनमें भी खोद के निकाला जाता है ना। तो कहीं बालू होगा, कहीं चूना टाइप का होगा, है ना। तो ये इम्प्योरिटीज उसमें क्या होंगी, मिली होंगी। अब इनको हमको गला करके बाहर निकालना है ना। अच्छा आप सोचिए कि अभी तक इतना भर्जन स्थापन कर डाले, लेकिन अभी भी ये शुद्धियाँ रह गई। भाई क्यों न रह जाएगी? आप बालू को गरमाना शुरू करिए, बताइए बालू क्या साधारण ऐसे पानी वानी से धोने से निकल जाएगा क्या? नीचे बढ़ जाएगा ना, या तो उसी में चिपका रह जाएगा, है ना। और गलाएंगे 100-200 पे तो बालू तो पिघलवे नहीं करेगा, बताइए। हाँ, क्या बालू SiO2 अगर हो तो क्या आप समझ सकते हैं कि 200-300 पे आप पिघला सकते हो क्या? तो चलिए इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि आपका बालू है या SiO2 है, इसको हीट करके गलाना आसानी से संभव नहीं है ना। अच्छा मान लीजिए मिट्टी CaO रेह वाली मिट्टी है, आपको पता है चूने से पहले घरों की जुड़ाई तो करते थे, मिट्टी जिसे गारा कहते हैं ना, मिट्टी और से ना। अब तो सीमेंट वालों तमाम अल्ट्राटेक ये वो चलने लगे हैं। पहले जब घरों की जुड़ाई ईंटों करते थे ना, यही रेह जो भट्टे के ऊपर वाली जो है रेह होती है ना, सफ़ेद ना, चूना कहता है आदमी, देखिए घरों की खुदाई चूना से करते हैं ना, चूने से जुड़ाई में चूना जोड़ने का भी काम करता है ना। तो सोचिए अब रेह वाली मिट्टी को आप गर्म करिए, चम्मच लेकर 200-400 पहुँचा दीजिए, नहीं पिघलेगी, मेल्ट होगी, है ना। इसीलिए इनको हटाने के लिए अलग अलग गालक का प्रयोग, गालक माने गलाने वाले, जो गलाने में हमको हेल्प करते हैं ना, क्योंकि इनका निकलना जरूरी है। और अच्छा जब ये निकलेंगे तो होगा धातु मल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्लैग कहते हैं ना, जो गंदगी चीज़ें निकल जाती हैं घुल करके पिघल करके ना, क्योंकि हमको तो भाई 99.9% तक शुद्ध ऐसे निकालना है, शुद्ध बताइए, है ना। और कितना भी कर लीजिए, किसी भी शुद्ध अयस्क को 100% प्योर निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। 100% प्योरिटी किसी में होती नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं कि, लेकिन हमारा एक प्रयास ये रहता है, विधियों में ये प्रयास रहता है, हम 99.9% तक शुद्ध निकालना है ना। जितना आप शुद्ध निकाल पाओगे उसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा है ना। तो अब देखिए आपने गालक, अम्लीय गालक का नाम क्या SiO2 है, क्षारीय गालक CaO, BaO, FeO है ना। अब देखिए अब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, सब डेफिनेशन मुझे याद है, धातु मल क्या है। अब ये गालक है, अब अगला क्या स्टेप है, क्या बनता है, धातु मल। इसको कहते हैं स्लैग, क्या कहते हैं, स्लैग, है ना। स्लैग का मतलब जब मान लीजिए क्षारीय अशुद्धि है, अम्लीय गालक से मिल गई, ये देखिए ये कौन सी अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि ना। इसको दूर करने के लिए कौन से गालक का प्रयोग करेंगे, अम्लीय गालक, है ना। तो जो बनता है धातुओं के सिलिकेट बनते हैं, क्या बनते हैं। अच्छा इससे पूरा जुड़ जाए, बताइए CaSiO3 क्या बना, ये देखिए CaSi और ये आपके धातु का सिलिकेट, ये बन गया कैल्शियम सिलिकेट। रिएक्शन लिख लीजिएगा, बोर्ड उठा ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सिलिकेट क्या बना। और इसी को कहते हैं धातु के कचड़े को, जब वो सिलिकेट के रूप में आ जाता है, इसी को कहते हैं धातु मल। क्या कहते हैं, मल माने गंदगी। क्यों, धातु की गंदगी क्यों कहते हैं धातु की, भाई देखिए कैल्शियम धातु ही तो है ना, बालू के साथ मिल गई और सिलिकेट बना करके कचरा कोट में निकल गई, है ना। अच्छा बताइए अब मान लीजिए कोई अम्लीय शुद्धि हो, मान लीजिए बालू, अभी तक ये अम्लीय गालक बना हुआ है। अच्छा बालू मान लीजिए उसमें अशुद्धि है, अब ये अशुद्धि है, मान लीजिए आयरन
में बालू अशुद्धि होती है, अशुद्धि है। तो ये कैसी अशुद्धि है बताइए? अम्लीय अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? अब इसके लिए कौन से गालक का प्रयोग करेंगे? क्षारीय गालक। कौन सा गालक? क्षारीय गालक। मान लीजिए हम ले लेते हैं FeO। क्या ले लेते हैं? ये देखिए, इसको कहते हैं क्षारीय गालक। क्षारीय गालक क्या बना लेगा बताइए? FeSiO3। क्या बना लेगा? हाँ, क्या नाम होगा इसका? क्या होगा? फेरस सिलिकेट। क्या होगा? फेरस सिलिकेट। और ये भी बन जाएगा धातु मल। क्या बन जाएगा? अच्छा, टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ा, गालक क्या है ना? गालक क्या है? गालक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों को गला करके दूर करने का प्रयास करते हैं ना। धातुमल क्या है? जब अशुद्धि अम्लीय या क्षारीय गालक से मिल जाती है तो धातुओं के सिलिकेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और धातुओं के इन्हीं सिलिकेटों को हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धातुमल। क्या कहते हैं? बड़ी भर्जन, निस्तापन, प्रगलन। प्रगलन की डेफिनेशन आ जाए। प्रगलन क्या है? यानी किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु उपस्थित में कोक और उचित गालक के साथ मिला करके भट्ठी में गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं, है ना। जरूरी नहीं किताबी डेफिनेशन याद कर सोचिए, प्रगलन में क्या करने जा रहे हैं आप? गलाने ही तो जा रहे थे ना। अच्छा, गलाने के लिए मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? कोयला चाहिए, कोई गैस चाहिए, है ना। या तो जैसे आप खाना घरों में गैस से बनता है, कोई ऐसी गैस तक उसको जला दे, गरमा दे, पिघला दे, है ना। तो या तो कोयले का मेनली तो इस्तेमाल किसका करते हैं? भट्टा भट्टी में कोयले का, है ना। इसका मतलब क्या? अयस्क को कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी या परावर्तनी भट्ठी या विभिन्न प्रकार की भट्टियों में गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्यों? हाँ, तो आपने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी ना। और धातुमल क्या होता है? धातुओं के सिलिकेट जो अम्लीय या क्षारीय अशुद्धि की उचित गालकों की क्रिया से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। ठीक है ना? हाँ बेटा, लिखवा दें, लिखो। हाँ, आगे बात भाजन स्थापन पढ़ लिया था, वहीं से शुरू कर सकते। भाजन लिखो। हाँ, किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन कहा जाता है। इस क्रिया में अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तथा कुछ अशुद्धियां जैसे सल्फर फास्फोरस, कुछ अशुद्धियां जैसे सल्फर फास्फोरस आदि की दूर हो जाती है। देखिए, आप इतना लिखने के बाद बढ़िया ये देखिए ये एग्जाम्पल जरूर दिया करिए। देखिए जरा क्या हो रहा है। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है कॉपर क्लोराइड। अयस्क पूछता है कि कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है।
ऑप्शन रहेगा गैलेना, कॉपर पायराइड, क्यूप्राइड, ये है ना। तो सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? कॉपर पायराइड। सूत्र क्या है? CuFeS2। क्या सूत्र है? अच्छा, आपने भी देखा कि घर्षण क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, देख रहे हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अभी इतना बड़ा था ना, इसमें आयरन भी दिखाई दे रहा है, सल्फर भी दिखाई दे रहा है ना। तो बताइए, जब इसको छांट के हमको कॉपर निकालना है, बाकी को व्यर्थ मटेरियल के रूप में लेना है ना, तो बताइए अगर हम कॉपर पेट्रोलियम करने जाए तो इन चीज़ों की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। तो पहले कि हम प्रबंध कर लें, जुगाड़ कर लें इसको हटाने का, क्यों? अच्छा बताइए आप, ये देखिए CuO बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड ये भट्टी से निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना। ये देखिए, ये क्रिया क्या है? वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, ये क्रिया क्या है? घर्षण हुआ है ना। हाँ, अब बात देखिए, यदि प्रकलन में इसको हटा देंगे कोक से, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड निकल जाए, कॉपर निकल के बाहर आ जाए। अच्छा बताइए इसका क्या करेंगे? ये देखिए, क्षारीय शुद्धि अम्लीय गालक मिला देंगे। क्या मिला देंगे? ये देखो, FeO प्लस SiO2 बन गया, निकल गया, घास के रूप में बाहर, है ना। तो बताइए आयरन चला गया ना बाहर, है ना। अब बचा सल्फर डाइऑक्साइड, ये बचा, 20 पर क्रियाएं करेंगे अलग अलग ना। कैसे शुद्ध कॉपर को हम निकालेंगे? तो लास्ट तक कॉपर की मेटलर्जी में सल्फर डाइऑक्साइड बुलबुला रूप में निकलती रहती है, लास्ट तक, है ना। और उसके ऊपर पपड़ी की तरह जम जाती है, इसलिए उसको कहते हैं फफोलेदार कॉपर। यदि आपने हाई स्कूल में कॉपर की मेटलर्जी थी, है ना, कि फफोलेदार कॉपर का निर्माण कैसे करोगे ना। तो आप देखिए, ये रिलेशन लिख लिया फसल की। दूसरे निस्तापन, कैल्सिनेशन, किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। इस क्रिया में अयस्क से जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियां, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। ये देखिए, रिएक्शन देना जरूरी, तभी फुल मार्क्स मिलता है। ये देखिए, आयरन का अयस्क जब उसकी उतरी हीट किया, ये देखिए ऑक्साइड में बदल गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड भट्टी से निकल के आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? क्या नहीं ना, सीधे हम हीट कर दे रहे हैं। उसका कुछ मटेरियल दे देखिए, जल जुड़ा हुआ था, हीट किया, Fe2O3 अलग हो गया और पानी निकल के चला गया वेपर के रूप में बाहर। क्यों? ये क्रियाएं क्या हो गई बताइए? निस्तापन, है ना। और इसके लिए निस्तापन कड़ाहों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कढ़ाई भुजवा देखिए दाना भूजने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे पैंस का इस्तेमाल करते हैं, कैल्सिनेशन पैन कहते हैं। सबसे प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, दूसरा अयस्क मैग्नेटाइट। देखिए, हेमेटाइट होता है Fe2O3, ठीक, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, है ना। लेमोनाइट होता है Fe2O3.3H2। हेमा मालवी याद कर लीजिए, हे फॉर हेमेटाइट, है ना, मा फॉर मैग्नेटाइट। लिनी का मतलब होता है ली फॉर लिमोनाइट। क्या होता है? हाँ, ये क्या है? हेमेटाइट। ये अयस्क पूछे जाते हैं और उसमें
आप जितने पूछे जाते हैं लोहे के प्रमुख गैस क्या, उसका सूत्र क्या है ना? ये क्या है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। ये क्या है? लिमोनाइट। सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। सबसे ज्यादा लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है अगर बात आए तो उसका जवाब क्या होगा? हेमेटाइट, है ना? हाँ, ये देखिए लिमोनाइट है, ये गर्म कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं, पानी जुड़ा हुआ है ना, इससे पानी निकल के बाहर। ये मिटा दे। अब डेफिनेशन आ रही है प्रज्वलन की। प्रज्वलन, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है? प्रज्वलन या स्मेल्टिंग किसी सांद्रित अयस्क को, किसी सांद्रित अयस्क माने गाढ़ा हुए, किसी सांद्रित अयस्क को कोक और उचित गालक के साथ, कोक और उचित गालक के सांद्रित अयस्क कोक, कोक माने कोयला, कोक और उचित गालक के साथ मिलाकर उच्च तापमान पर गर्म करने की क्रिया को प्रज्वलन कहा जाता है। गर्म करने की क्रिया को प्रज्वलन कहा जाता है। प्रज्वलन क्रिया मुख्य रूप से वात्या भट्टी में कराते हैं। प्रज्वलन क्रिया मुख्य रूप से वात्या भट्टी में कराते हैं, क्योंकि अधिकतर धातुओं का गलनांक क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो स्पेशल क्वालिटी की भट्टियाँ यूज की जाती है ना, जैसे वात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी, मफल भट्टी ना, जिसकी जैसे नीड है, कम गलनांक है मफल भट्टी ना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा है परावर्तनी भट्टी, ज़्यादा और टेम्परेचर चाहिए वात्या भट्टी ना। अब इससे भी ज़्यादा सोचिए अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करना पड़ेगा। सोचिए कि आप जो मनुष्य की बॉडी जलाई जाती है सौदाह गृह में, सोचिए 2 मिनट में ले जाते हैं, 2-3 मिनट में जल के राख हो जाती है, राख निकाल के दे देते हैं। समझते हैं कितना टेम्परेचर? 1600 से 2000 डिग्री कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना। तो अच्छा कोयला से कितना पहुँचा सकते हैं? जब भट्टा उट्टा देखे इसे निकाल के एकदम लाल लाल दिखता है ईटा अंदर, कभी आप भट्टा पकती ईट पकता हुआ देखिए, है ना, ऐसे उठाते हैं जब कोयला इतना एकदम लाल होता है ना। लेकिन इतना ज़्यादा भी तब भी टेम्परेचर नहीं पहुंचा सकते जितना आयरन और उनको चाहिए। आयरन को 1600 चाहिए, सोचिए। अच्छा आपका पानी कितने उबलता है? 100 डिग्री उबल जाता है। गैस घर में ज़्यादा कितना पहुंचा सकते हो? ज़्यादा 200 पहुंचा सकते हो। बड़े चूल्हे पे जो निमंत्रण मुद्दे वाला आता है ना, लेकिन अब इसके लिए इसीलिए स्पेशल भट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो इन भट्टियों का नाम आपने 3 भट्टियों का नाम मैंने बताया, मफल भट्टी, परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी। सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर सहने वाली कौन सी बेस्ट भट्टी मानी जाती है? प्रज्वलन क्रिया के लिए मुख्य कर कह दिया जाए कि कौन सी भट्टी का इस्तेमाल होता है? वात्या भट्टी, है ना। हाँ अब देखिए, अब आपने बस आप कोक का मतलब तो आप समझ चुके हो, कोयला होता है। अब टर्म आया गालक। क्या है? गालक क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स। गालक क्या है? अयस्क में उपस्थित अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों को, अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों को
गलाकर दूर करने वाले पदार्थ, गलाकर दूर करने वाले पदार्थ गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। पहले एसिडिक फ्लक्स अम्लीय गालक, दूसरे बेसिक फ्लक्स क्षारीय गालक। एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। अम्लीय गालक कौन है? SiO2। क्षारीय गालक कौन है? CaO या COETC, है ना ये सब। अच्छा बताइए ये किस प्रकार के शुद्धियों को गलाएगा? क्षारीय शुद्धि को। ये किस प्रकार की शुद्धि गलाएगा? अम्लीय शुद्धि को ना। हाँ, अब जब गला देगा, अब सोचिए एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अब जब गला देगा तो धातु का सिलिकेट बनेगा, जिसे धातु मल कहते हैं ना। और भी गंदगी होती है धातु से निकल करके, जहाँ पट्टी से पिघली धातु निकाली जाती है उसके ऊपर एक चैम्बर होता है ना। जैसे अशुद्धियाँ होती हैं तो हल्की होती है। जैसे आप पानी में भूसा डाल दीजिए तो भूसा एक अशुद्धि हुआ वाटर में, अब क्या करेगा? ऊपर तैर जाएगा। अधिकांश अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं, या तो भारी अशुद्धि हुई तो नीचे बैठ जाएगी गैंग के रूप में ना। अगर हल्की अशुद्धि हुई तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगी। अच्छा आयरन भारी है, आयरन पिघली अवस्था में वात्या भट्टी में कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, है ना। और जो उसमें अशुद्धियाँ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर निकास द्वार से निकाल करके बाहर कर लेंगे, है ना। यही तो होना है वात्या भट्टी में, है ना। अब आपने अम्लीय और क्षारीय गालकों के एग्जाम्पल देख लीजिए। अब डेफिनेशन लिखिए, धातु मल क्या है? इसको कहते हैं स्लैग। धातु मल की इंग्लिश होती है स्लैग। अम्लीय व क्षारीय अशुद्धियों का, अम्लीय व क्षारीय अशुद्धियों का अम्लीय व क्षारीय अशुद्धियों का क्षारीय व अम्लीय गालक के साथ मिलकर, क्षारीय व अम्लीय गालक के साथ मिलकर धातुओं के सिलिकेट, धातुओं के सिलिकेट बन जाते हैं। धातुओं के सिलिकेट बन जाते हैं, जिसे धातु मल कहते हैं। धातुओं के सिलिकेट बन जाते हैं, उन्हें धातु मल कहा जाता है। हमको जिस प्रकार के गालक की जरूरत पड़ती है उस प्रकार के हम गालक का यूज कर लेंगे, है ना। भाई रेह वाली मिट्टी से, मृदा एरिया से निकला है, अम्लीय शुद्ध मिला देंगे गालक ना। क्षारीय शुद्धि मिली है तो अम्लीय गालक, अम्लीय शुद्धि मिली है तो। और देखिए रिएक्शन क्या है। अब यहाँ ये अम्लीय गालक बन गया, अभी ये शुद्धि बना था, है ना। अभी ये क्या हो जाएगा? अम्लीय गालक, अभी हो जाएगी क्षारीय शुद्धि ना। अच्छा अब मिलेंगे दोनों तो क्या बन जाएगा? धातु का सिलिकेट। जैसे ये आयरन सिलिकियम ESiO3 ना, फेरस सिलिकेट, और ये हो गया धातु मल। ये टिप्पणियाँ आ जाए तो अच्छे से लिखिएगा, ये सब रिएक्शन बता के ना। एक्चुअली ये सब कल के लेक्चर हो जाना था, लेकिन कल साक्षरता दिवस था, मैं DM साहब के प्रोग्राम में था, तो
कल नहीं, कल आप लोग आए थे? अच्छा, और अगर पहले कॉल कर देते, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट में चला गया कि मैं थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। मेरा नंबर है आप लोगों के पास? नहीं है? कहाँ पे लिख लिया है? लिख लीजिए 9652 सब नाम क्या नाम है जी? इसी नाम से सेव कर लीजिए। छानवे 98 कर लिया? इसे नोट कर लिया? ठीक है। अब देखिए, आपको आप पढ़ेंगे एक धातु जो पृथ्वी के ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है पता है? एल्यूमिनियम। कौन सी धातु पाई जाती है? इसलिए रेनीकोट कंपनी में एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भरा पड़ा है। सिलिकॉन लेकिन अधातु के नेचर का है, लेकिन अगर धातुओं पूछे सबसे ज़्यादा कौन है पृथ्वी की ऊपरी परत में? एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम का उपयोग आप जानते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, तार बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना। अब सोचिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, हिंडाल्को, है ना, रेनीकोट में है, वहाँ आप केमिस्ट के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो आपसे प्रोसेस पूछेगा कि बताइए कैसे एल्यूमिनियम को आप शुद्ध अवस्था में निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री में एप्लीकेशन सारा काम मशीनें करेंगी, आपको नॉलेज दूसरे का आप पढ़ाई करिए कि नहीं, एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाता है ना। बाकी तो काम मशीनें करती है, बस आप एसी रूम में बैठे रहो तब प्रेशर देखते हैं। केमिस्ट का कोई हाथ से कुछ काम करने का कोई नहीं है। दवाइयाँ बनाते हैं तो मशीनें सब बनाती है, सब आप टेम्परेचर, प्रेशर और एनालिसिस मिला करके चेक करते पड़े रहते हैं बस लैब में, है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अभी क्या है ना, बीच बीच में जब लेक्चर को कम शार्ट पड़ जाते हैं, बार बार फिर डाला जाता है, लेकिन सबसे ड्रॉबैक ये है कि बच्चे बहुत कम आते हैं, है ना। वो अब फिर रिपीट होगा, पीरियडिक प्रॉपर्टी कुछ दिन बाद रिपीट होगा फिर से। नहीं, मैं तो जब मेरी क्लास लगती है मैं तो आता हूँ ना, शायद कल ही मिस हुआ है, मैं अपनी बराबर क्लास लेता हूँ, है ना। कल टीम का प्रोग्राम था तो देर तक चल गया, तो मैं चला गया डायरेक्ट। कराए थे बच्चे क्लास? हम बच्चे आए थे अजीत। अभी मैं परसों आया था, तो परसों 5-6 लोग थे बस। नहीं, कल परसों ज़्यादा नहीं आए थे, फिर लड़के आए थे। आनंद जी आई थी क्लास थी। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन का मतलब निष्कर्षण, कैसे निकाला जाएगा, है ना। अच्छा, निकाला जाएगा, हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा एल्यूमिनियम के सबसे प्रमुख अयस्क का नाम, जिससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं ना। तो बताइए, हम कुछ अयस्कों के नाम अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सबसे प्रमुख अयस्क तो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। इसी से मैक्सिमम एल्यूमिनियम हमें इंडस्ट्री में निकाला जाता है ना। और इसका बॉक्साइट का फार्मूला जानना जरूरी है, Al232H2। ये है बॉक्साइट का फार्मूला, है ना। इसमें 2 जन जुड़ा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, है ना। पहला, अब दूसरा प्रमुख तो नहीं है, लेकिन दूसरा अयस्क है डायोस्पर। डायोस्पर बेटा, डायोस्पर ही नाम है, जैसे बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट, डायोस्पर। बस एक एक जन निकालते जाइए, Al2O3.H2, एक जन केवल रहता है इस अयस्क, है ना। तीसरा है कोरंडम। सब पूछा कोरंडम किसका अयस्क है? अच्छा, आपने दे दिया जिंक का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, आयरन का। इसलिए है सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ अयस्क के नाम, दूसरा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव परीक्षा ना। तो आप क्या टिक लगाओगे, है ना।
इसलिए बॉक्साइट के अलावा अपनी किन्ने में बता दे रहा हूँ कोरंडम, और इसका सूत्र होता है Al2O3, केवल इतना है, इससे बचा बचा जल बाहर है ना। बॉक्साइट अयस्क पर कोरंडम एक फ्लोराइड अयस्क है। अब बहुत पूछा जाता है कंडीशन में फ्लोराइड अयस्क इसका, और ये है क्रायोलाइट, तो आप इसका यूज पढ़ेंगे इसके लिए। क्रायोलाइट Na3AlF6 बता लीजिए कि नाम और सूत्र। फ्लोराइड अयस्क आज आप देखने में विच वन इज फ्लोराइड ऑफ एल्युमिनियम, अभी 4-5 ऑप्शन दे दिए आपको है ना। यहाँ तक कि अभ्रक का नाम सुना है, अभ्रक माइका, ठीक है ना। अरे जो होली, जब होली आती है तो लोग जो बुक्का जो ऐसे ऐसे चेहरे फेंक देते चमकता रहता है, क्या देखा अबीर बुक्का नाम सुना है, छोटा छोटा हल्का हल्का रहता है थोड़ा सा है ना, और उससे चेहरा या कोई कलाकार लोग ऐसे चेहरे पर चमकने लगता है ना। माइका बिहार में नंबर 1 है, बिहार पूरे विश्व में भारत माइका के उत्पादन में नंबर 1 है ना। वो भी एल्युमिनियम का है, किसका है वो भी मिट्टी से ही निकाला जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है उसके नाम हमने आपको बता दिए। सबसे प्रमुख ऐसे की बात करें तो क्या होगा, बॉक्साइट है ना, और फ्लोराइड ऐसे की बात करें तो क्रायोलाइट। क्या नाम है इसका? अभी आपने जाना एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम, अब आप निकाले जा रहे हैं बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। इसे निकाले जा रहे हैं क्योंकि इसका सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, बॉक्साइट है ना। हाँ अच्छा, अब बॉक्साइट अयस्क में, अच्छा एल्युमिनियम पृथ्वी जब बताइए, पृथ्वी की ऊपरी परत में मिट्टी में मिला हुआ है ना, तो पहली बात इससे इसका सांद्रण करना पड़ेगा। ठोस अवस्था में होगा, अच्छा बताइए लोहे की कोई ऑक्साइड हो या कुछ भी हो तो सॉलिड फॉर्म में ही तो होता है वो, है ना। तो बताइए सॉलिड फॉर्म होगा, उसके साथ अशुद्धियाँ भी मिली होगी, तो उसको निकलने के लिए डिफरेंट प्रोसेस। पहले जानते हैं ये जो एल्युमिनियम है सोने की तरह महंगा था, इतना हाई टेम्परेचर, पहले लोग जब भी जानकारी नहीं थी एल्युमिनियम निकाला कैसे जाए, ये भी पीला पीला था, चमकता था। आप देखिए एल्युमिनियम वायर देखिए, सुनहरा टाइप होता है ना, है ना, ये भी, और सोने की तरह गोल्ड की तरह इसको, क्योंकि इसका निष्कर्षण इतना कठिन था कि इस शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता था। अब सोचिए कि 2050 डिग्री एल्युमिनियम का टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, बताइए कैसे एल्युमिनियम को ब्रेक करेंगे, है ना। सबसे बड़ी समस्या हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। जनरल हमारे पास साधारण भट्टियाँ थी, उतना ऑपरेटर्स नहीं थे ना तो विधियाँ थी, और इसमें सबसे अच्छा 2-3 नंबर की जो धातु है पृथ्वी में, आयरन है। कौन सी धातु है? लोहा, आयरन के ऑक्साइड के रूप में है ना। अच्छा पृथ्वी में मिट्टी के साथ और क्या मिला है? बालू की अशुद्धि हो सकती है। किसकी अशुद्धि हो सकती है? तो इस बॉक्साइट अयस्क में 2 मेन टाइप की अशुद्धियाँ पाई गई, एक आयरन की ऑक्साइड की, किसकी आयरन, और दूसरा बालू की अशुद्धियाँ या SiO2 है ना। तो और दोनों अशुद्धियों में सबसे ज़्यादा पाई गई आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियाँ। कौन सी अशुद्धियाँ? तब तो कैसे यार आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि को हम अलग कैसे करें, है ना। तब वैज्ञानिकों ने सोचा, तो वैज्ञानिक थे बायर्स, क्या नाम था उनका? बायर। तो बायर्स विधि का इस्तेमाल किया गया है ना। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ, बायर विधि है क्या। जब अच्छा ऑब्जेक्टिव में आता है इसमें कि बायर विधि का प्रयोग कब करते हैं, है ना। तो आप क्या जवाब क्या होना चाहिए? जब एल्युमिनियम बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक मात्रा में हो, है ना, तो बायर की विधि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आज हम बायर विधि के बारे में ही आप पढ़ाएंगे, प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ाएंगे। और एक विधि और थी सरपेक विधि, जब बालू की अशुद्धि ज़्यादा होती है, सिलिका की, SiO2 की, तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड इस्तेमाल किया गया, सरपेक विधि का इस्तेमाल किया गया। किस विधि का इस्तेमाल किया गया? सरपेक विधि का ना। इस बात को 2 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, आयरन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है,
एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। इसमें आयरन ऑक्साइड प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। इसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की अशुद्धियां मिली होती है। आयरन ऑक्साइड और सिलिका SiO2 की अशुद्धियां मिली होती है। अधिकतर आयरन ऑक्साइड अशुद्ध के रूप में मिलाप होता है। अशुद्ध के रूप में मिला होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 अशुद्ध के रूप में मिला होता है। जब अयस्क में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि मिली होती है जब अयस्क में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि मिली होती है तो इसे दूर करने के लिए बायर्स विधि का प्रयोग करते हैं। ये है बायर्स मेथड। बायर्स विधि का प्रयोग करते हैं। पॉइंट 7 तथा जब बॉक्साइट में सिलिका की उपस्थिति अधिक होती है। बॉक्साइट में सिलिका की उपस्थिति अधिक होती है तो उसके लिए सरपेट प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। सरपेट प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन अशुद्धि होती है? आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब इसे दूर करने की बेस्ट विधि क्या है? बायर्स विधि ना। अब हम बायर की विधि का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब तक हम अशुद्धि दूर नहीं करेंगे हमको प्योर एल्युमिनियम कैसे मिलेगा? सीधे सी बात है ना। तो बताइए, तो बायर्स विधि में क्या किया जाता है ना। अब देखिए पहले रिएक्शन देख लीजिए। आपके पास है Al2O3.2H2O। क्या करते हैं इसमें कि इसको हम कास्टिक सोडा के साथ मिला करके हीट करते हैं लगभग 140 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 140 डिग्री पर हीट करते हैं, है ना। अच्छा, होता क्या है कि जो एल्युमिनियम है कास्टिक सोडा के विलयन में घुल जाता है। क्या हो जाता है? एल्युमिनियम प्रॉपर्टी कास्टिक सोडा में घोल दीजिए, घुल जाए, है ना। तो ये देखिए ऑक्सीजन है, ये है। अच्छा बेटा, जब हीट कर रहे हो इसका जल तो 2H2 100 डिग्री उड़ जाएगा ना। अच्छा बताइए, एल्युमिनियम और इससे क्रिया करके एक पदार्थ बनाता है NaAlO2। इसे कहते हैं सोडियम बेटा एल्यूमिनेट। सोडियम बेटा एल्यूमिनेट ये घुलनशील संकर बनता है। घुलनशील है। इसमें घुलनशील है कास्टिक सोडा। अच्छा, आपको और क्या लगता है? यानी तो इसके साथ आके इसके साथ आके बहुत ज़्यादा अगर बैलेंसिंग में जाएगा
तो भाई इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन पानी बनाएगा, सीधी सी बात है। क्या बनाने संभावना है? पानी ना। अगर बैलेंस करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज़ जरूर जानते रहिएगा, ये पदार्थ बनता है पहले स्टेप में। इस स्टेप में हाँ चाहे तो बैलेंस भी करते हैं, जैसे 2 अमोनियम है तो यहाँ पर ये ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये इसको 2 देना पड़ेगा, है ना, 2 सोडियम ना। अच्छा बताइए, अब ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ कितना है? 3 है और 2 5 है, 3 2 5 और 2 7 है। हाइड्रोजन देखिए कितना है? 2 2 4 4 2 6, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कह लीजिए ना। बताइए 3 ये 4 ये 7 हो गया। इधर देखिए 3 2 5 2 7, बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस ना भी करते तो ये कंपाउंड का ध्यान देना जरूरी है कि जब एल्युमिनियम ये जो एल्यूमिना है ये जब घुलता है तो क्या बनता है पहले स्टेप में। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। वेयर प्रोसेस में हमने यूज किया, क्या यूज किया? कास्टिक सोडा। क्या यूज किया? कास्टिक सोडा ने एल्यूमिना को घोल दिया। क्या कर दिया? और देखिए घोलने की प्रॉपर्टी जल में दे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जल में घुल जाती। सोचिए नमक को आप सीधा शुष्क नमक को गर्म करते रहिए, सोचिए कि आग वो ताकत नहीं है कि नमक को पिघला दे जल्दी। 802 डिग्री पर नमक पिघलता है, ढोका वाला नमक ले लीजिए और चम्मच से किसी में गरमाना शुरू करिए, देखिए पिघलेगा नहीं। हालांकि सोचिए पानी में से ये डाल दिया, पानी तुरंत तोड़ करके खोल देता है जैसे पानी, है ना। गर्म पानी गर्म करने भाई सूखा रहेगा ना तो जल्दी पिघल भी नहीं करेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है इसका, है ना। इसका मतलब तो अब बताइए इसका भी मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा ना एल्यूमिना का 2050 है ना। सोचिए कि उसमें ताकत नहीं कि आग से इसको जल्दी से भी पिघला दे। लेकिन ये देखिए हमने केमिकल यूज कर लिया, घुल के चला आया। अच्छा बताओ जब घुल जाएगा और ये जो आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि है, आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि है, ये चीज घुल गई और ये घुलनशील नहीं है। ये देखिए Fe2O3 जो है नॉट सॉल्युबल इन कास्टिक सोडा। अच्छा बताइए जब घुला नहीं तो हम कर लेंगे फिल्टर। क्या कर लेंगे बताइए? छान लेंगे, है ना। अच्छा बताओ चाय छान तो चाय ऊपर आ जाती है, उसका लिक्विड नीचे आ जाता है। जब इसमें घुल चुका तो घुला हुआ मटेरियल क्या हो जाएगा? नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा आयरन ऑक्साइड जो घुला नहीं। क्यों? अच्छा आप इसी को तो दूर करना चाहते थे पहले स्टेप में ना। तो बताइए ये नॉट सॉल्युबल घुलनशील नहीं है, फिल्टर करके छान लिया और छाने हुए द्रव में नीचे हमारा चला आया सोडियम मेटालुमिनेट, है ना। और ऊपर फिल्टर पेपर पे रह गया हमारा आयरन ऑक्साइड, है ना। तो जो आयरन ऑक्साइड की शुद्धि है पहले स्टेप में देखिए रिमूव हो जाती है ना। लेकिन अच्छा बताइए अब हमें घुला हुआ एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है ना। अभी चीज़ें घुल गई है, इसमें सोडियम भी है ना। तो हटाना हमको एल्यूमिनियम धातु चाहिए, धातु दो संस्था में है ना। तो बताइए अब स्टेप अगला स्टेप इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। रिएक्शन देखिए सब रिएक्शन से सब चीज़ें होती है ना। कि उनको बनाकर वैसे का कहिए कि आप 3:1 के रेशियो में अगर टाइम बढ़ा दिया जाए एक रेजियम तो आपका कंकाल का अगर तुरंत बाहर आएगा निकल के सारा हार्ट मास कर देगा, है ना। इनका करता है। तो आप देखिए स्टेप पहले में हमने क्या किया कि आयरन ये उतार लिया नहीं काफी उतार दूध का फटना कैसे होता है? दूध फट जाता है, दूध का फटना। दूध फटता तो बेटा देखो पहली बात तो वो स्कंदन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैसे नींबू निचोड़ दो, है ना, तो उसको कहते हैं एक होता है सरफेस तरह से पेप्टीकरण पड़ा होगा। नींबू डालने तो पेप्टीकरण नहीं, वो है स्कंदन कागुलेशन, है ना। फट जाए हैं अपने से फट जाए। अपने तो गर्मी के कारण बैक्टीरिया के कारण फट जाता है। जैसे उसकी जो केसिन प्रोटीन है डिपॉजिट हो जाती है। जैसे हाई टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर में से गर्मियों का समय है ना,
इस समय आप अगर उबाल के ना रखें दूध को तो तुरंत जो है मॉइस्चर में इतनी नमी है, इतने बैक्टीरिया हैं, वो सब फाड़ के केसिन प्रोटीन का स्कंदन कर देंगे, नीचे बैठ जाएगा तो उसका वाटरी पार्ट ऊपर नीचे वो हो जाएगा ना। पनीर बनाते हैं देखिए, गर्मा करके उसमें ऐसा मटेरियल डालते हैं फट कर नीचे बैठ जाती है, कपड़ों में बांध कर उसकी पिटाई करते हैं, देखिए सॉलिड फॉर्म में आ जाता है कि नहीं। तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, जैसे दूध का भी एक ठंडा दूध को लंबे समय तक बनाने के लिए क्या चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए। और इस समय कैसे टेम्परेचर देख रहे हैं, उबाल है ना, इस समय दूध बहुत जल्दी फटता है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और बैक्टीरिया बाहरी मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब जाओ शाम को कितना भी ठंडा पी रहे हो दूध, उसमें नींबू निचोड़ को चले आओ, मट्ठा डाल दो, है ना, क्या होगा, जम जाएगा, कड़ में बदल जाएगा ना। ये क्रिया अस्कंदन कौन सी क्रिया है, सब कुछ कलर से पढ़ाने को मिलेगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा सब। अस्कंदन के डिटेल, पायस क्या होता है ना, और वो सब सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। तो बताइए पहले स्टेप में पायस प्रोसेस में क्या हुआ बताइए, हमने बॉक्साइट को कास्टिक सोडा में घोल दिया, है ना। अब घुल करके जो घुलनशील यौगिक बना उसका सूत्र क्या था, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये घुलनशील है और ये घुल गया तो हमने छान लिया, आयरन की शुद्धि हो गई दूध, है ना। लेकिन हमको मटेरियल घुली हुई अवस्था मिला, हमको इसको सॉलिड में बदलना है ना, और सोडियम भी गायब करना है ना। अब बताइए स्टेप सेकंड, करते हैं NaAlO2 का जल अपघटन, जल के द्वारा इसको तोड़ते और टेम्परेचर थोड़ा सा घटा देते हैं, 50 डिग्री तक ले आते हैं। कितने डिग्री तक ले आते हैं, 50 डिग्री। अच्छा अब देखिए इसको, अब इसको हम किसके साथ मिला रहे हैं, ये तो बनाए 140 डिग्री पे उड़ गया है ना। अब इस बने हुए मटेरियल में जल की मात्रा डाल करके इसके बांध को तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से मिलेगा OH, आपको क्या लगता है यहाँ से मिलेगा Na, कास्टिक सोडा फिर बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम ऊपर वाले स्टेप में कर लेंगे। ऐसे टिफिन चैम्बर नहीं देना होते एक वहाँ फिर उसका रिसाइकिल हो गया, यूज हो गया ना, चक्र बन जाता है। ये देखो कास्टिक सोडा यहाँ यूज किया, दूसरे स्टेप में फ्री हो गया, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी बैलेंसिंग में भी आएंगे, देखिए अच्छा क्या बनने की संभावना है, कास्टिक सोडा तो बनने की संभावना आई है, और इसको उठा करके हमने इस वाले स्टेप में यूज कर लिया, है ना। हमारा कास्टिक सोडा बार बार बन रहा है और उसका इस्तेमाल हम करते जा रहे हैं ना। अच्छा और क्या सोचिए क्या बनने की संभावना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने वाला है। अच्छा बताओ पानी कैसे छूटता है, रिएक्शन समझने का प्रयास करिए। आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस पढ़ा नहीं ठीक से, ये और बहुत बड़े समीकरण बैलेंस करना बताते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में ना। अब देखिए अच्छा बताइए, सोडियम पर एक धन चार्ज होता है, क्यों, इसने जल का एक OH ले लिया ना। अच्छा बताइए एल्युमिनियम पर 3 धन चार्ज होता है, तो जल का कितना OH लेगा, 3 OH लेगा, बैलेंस कनेक्ट ना। तो बताइए तो क्या बनेगा, AlOH का होल प्राइस और ये PPT बन जाएगा। PPT माना अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसको PPT लिख देते हैं ना। और इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, इतना बड़ा लिखने के बजाय PPT क्या लिख देते हैं, हिंदी में कहते हैं अवक्षेप बनना। अवक्षेप जो नीचे बैठ जाता है ना, जैसे दही बन गया, दूध को फाड़ दिया, पनीर बन गया, नीचे बनना अवक्षेपित हो गया कह लीजिए नीचे, है ना। आप देखिए अब एल्युमिनियम के बाद सोडियम हमने दूर कर दिया, कास्टिक सोडा ना बना दिया, और कास्टिक सोडा को पहले वाले स्टेप में फिर से चैम्बर में भेज दिया, तुम जाओ उसको खोलो एल्युमिनियम को, है ना, इसके फॉर्म में ले आओ पहले तुम, है ना। आप बताइए प्रेसिपिटेट, अब यहीं से चाहे तो आप बैलेंस कर लीजिए, कितना हाइड्रोजन है, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ, 4 ये तो दिखाई दे रहा है, 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और इधर कितने हैं बताइए, 2 है। अगर यहाँ पे हम
ये मेरा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 3 और 1 4 है। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है। आप ये देखो 3 ये यहाँ और 1 यहाँ 4, ये देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 4, हो गया बैलेंस ना, है ना। अब देखो ये बैलेंस के क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रेसिपिटेट लिया और ये बताइए घुल गया, छान के प्रेसिपिटेट को अलग कर लिया, है ना। सफ़ेद सफ़ेद रंग बहुत चेंज होता है, ढेर सारा जब इकट्ठा हो गया तो उसको हमने प्रेसिपिटेट करा दिया, प्रेसिपिटेट करा लिया, छान लिया, है ना। अब स्टेप थर्ड में देखिए क्या करते हैं। आप देखो AlOH का होल साइज को हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री पर गर्म करते हैं। ये देखो अब ये जो बना सॉलिड फॉर्म में आ रहा है प्रेसिपिटेट, है ना। पानी इसको वॉश कर लिया, धुलाई उलाई कर ली, इधर उधर गंदगी हो तो अब भी निकल जाओ, शुद्ध शुद्ध एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिससे हमको मिल गया ना। अच्छा देखिए आप जब इसे हीट करते हैं तब ये बन जाता है एल्यूमिना के फॉर्म में, Al2O3। अच्छा बताइए क्या निकल जाने की संभावना है? जल, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। तो बताइए वाटर तो जाएगा ही जाएगा और ये हमारा बन गया शुद्ध एल्यूमिना। अब यहाँ पर इम्प्योरिटी नहीं, बैलेंस चाहे तो मैं मिले। बताइए यहाँ पे Al2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ हम करते हैं ट्वाइस एल्युमिनियम बैलेंस ना, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हम करते हैं 3 ना। आपने किया अपने यहाँ बैलेंस हो चुका। ये देखिए 3 ये 3 ये 6, ये देखो 3 दूनी 6 बैलेंस हो गया ना पूरा। आप देखो ये शुद्ध एल्युमिना हमको प्राप्त हो गया बाय प्रोसेस में। और जो आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि थी पहले ही स्टेप में छान करके बाहर हो चुकी है ना। अच्छा बताइए अब आप समझ सकते हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को निकाल करके बाहर यदि कर दें हमको शुद्ध एल्युमिनियम ना। अब अगला एक प्रोसेस है हॉल और हेराल्ड, एक विधि का इस्तेमाल करते हैं ना। उसमें ये पहले उतार लीजिए सारा, इसका ये उसका है। समझ बात आ रही है कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं ना। एल्युमिनियम निकालने का प्रोसेस पूरा पढ़ रहे हैं ना। और जब लोहे की अशुद्धि ज़्यादा हो तो कौन सी विधि का इस्तेमाल किया? बायर्स मेथड, है ना। इसमें 3 स्टेप है ना। इस पदार्थ को हमने कास्टिक सोडा में घोल के ये बना लिया, फिर जल से तोड़ करके इसको अवक्षेप बना लिया और अवक्षेप को टेम्परेचर हाई पे गर्म कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के चला आया, है ना। अब हम एल्युमिना को तोड़ेंगे, क्यों? सब तो एल्युमिनियम बाहर आएगा, है ना। हाँ बना लिया। बेयर्स मेथड में 3 चरण थे, क्यों? कौन कौन सा? बोला अवक्षेप बनाया, अवक्षेप को गर्म किया ना। और क्या करने के लिए? शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? अभी तक ऑक्साइड फॉर्म में ये अशुद्धि थी, इसके साथ आयरन की अशुद्धि मिली हुई थी ना। मान लीजिए कहीं बालू की अशुद्धि हो सकती है ज़्यादा, उसके लिए सल्फेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन हमने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम किसकी अशुद्धि होती है? आयरन की, आयरन ऑक्साइड की ना। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड का इस्तेमाल कौन किया? बेयर्स मेथड ना। अब एल्युमिना का उत्पादन करेंगे और बाई हॉल और हेराल्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना।
हॉल ऑफ हेराल्ड। क्या बात करते थे, जाना है क्या? लड़की जो है ना सिक्योरिटी और ये सब प्रोग्रामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते है ना। आजकल देख रहा खूब चौकियाँ निकल रही हैं। बस 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, ये क्लासेस पूरा हो जाए। पहले आप अच्छे से आप समझ लो कि हमारे पास निकल के शुद्ध एल्यूमिना आ गया है। क्या आ गया है? एल्यूमिना आ गया है और इसका टेम्परेचर है 2050 डिग्री। और पता चला जितने का हम एल्युमिनियम नहीं प्राप्त कर रहे हैं उतने की हमने लागत लगा दी, इसको उससे ज़्यादा लागत लग गई हमारी। तो हमारा मेथड क्या हो गया? बेकार हो गया ना, कि इतना हाई टेम्परेचर हम दे कहाँ से, है ना, कि जल्दी पिघलता ही नहीं था, है ना। तो अब उसके लिए फिर एक मेथड लेके आए एक वैज्ञानिक, हॉल और हेराल्ड। क्या नाम था इनका? इन्होंने कहा कि ऐसे प्योर एल्यूमिना को गलाना पॉसिबल आसानी से संभव नहीं है, इतनी विद्युत खर्च हो जाएगी, इतनी लागत लग जाएगी कि जितने का एल्युमिनियम नहीं उससे हमारा ज़्यादा खर्च आ जाएगा, है ना। तो इन्होंने 2 मटेरियल इसके साथ मिला दिए और ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी, कि एल्यूमिना के विद्युत बटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? क्रायोलाइट, ऐड क्रायोलाइट एंड फ्लेशपॉर, 2 यौगिक मिलाते हैं। एक मिलाते हैं प्लस Na3Al6 प्लस CaF2 कैल्शियम क्लोराइड, इसको कहते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट अब देखिए क्रायोलाइट का काम क्या है, काम क्या करता है ना। 2 मटेरियल क्यों मिला दिया हमने ना। इसका काम है एल्यूमिना के गलनांक को घटा के 950 तक ले आना। सोचिए कि जहां 2050 टेम्परेचर लग रहा था, अगर हम क्रायोलाइट मिला दिए और इसको मिला दिए तो तुरंत इसका गलनांक घट करके कहां तक आ गया? कहां तक आ गया? 950 डिग्री, है ना। इस बात को लिखिए जरा हॉल और हेराल्ड मेथड में, तो बहुत पूछा जाता है। एल्यूमिना की विद्युत अपघटन में, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिला देते हैं, क्रायोलाइट मिला देते हैं तथा कुछ मात्रा में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाते हैं, कुछ मात्रा में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाते हैं, जिससे एल्यूमिना का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का गलनांक घटकर 950 डिग्री हो जाता है। 950 डिग्री हो जाता है। 950 में मेल्ट करने लगता है। कितने मेल्ट करने वाला था? 2050। हाँ, कितनी विद्युत खर्चा होती, कितना कोयला लगता ना। उसका कंजम्पशन बचाने के लिए 2 मटेरियल ऐसे हमने मिला दिए जिनके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। अब घटा के कहाँ तक ले आया? 950 तक ले आया ना। अगर पूछा जाए एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, क्या जवाब होगा? इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए मिलाते हैं, राइट ना। तो घटा लिया। अब उसके बाद अच्छा इसको क्यों मिलाते हैं? ये जब आयन के फॉर्म में आ जाता है, कैल्शियम 2F माइनस, जब आयन के फॉर्म में आता है इसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एल्युमिनियम। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो कैथोड बनाओगे और एनोड बनाओगे। कैथोड एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड माइनस ध्रुव होता है ना। तो बताइए एल्युमिनियम प्लस है तो किधर चलेगा? माइनस की ओर।
ऑक्सीजन नेगेटिव है तो कहाँ चलेगा, प्लस की ओर, और दोनों दूर दूर जाएंगे, एल्युमिनियम जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा और ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होगी, एनोड पर। देखिए अलग अलग होने लगे कि नहीं, है ना। तो इसके लिए इसका मूवमेंट बढ़ाने के लिए हम ये मिला देते हैं, जब आयन होते हैं आयन चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, और जितने छोटे आयन होंगे वो और तेजी से घूमेंगे, है ना। तो बताइए अब ये जो कैल्शियम और फ्लोराइड ये छोटे छोटे आयन हैं, तो क्या करते हैं चालकता बढ़ाने में, ताकि आयन विपरीत ध्रुवों की ओर आसानी से चले जाए, है ना। एल्युमिनियम चला जाए कैथोड की ओर और ऑक्सीजन चला जाए एनोड की ओर, है ना। आसानी से डिकम्पोज करने के लिए ये दोनों मटेरियल हम मिला देते हैं, जिससे हमको लगभग 95% एल्युमिनियम शुद्ध प्राप्त हो जाता है। अभी 95% अभी शुद्ध, अभी 99.9% तक शुद्ध करेंगे, है ना। और उसके लिए अब अगले टर्म में जब थोड़ा सा जब भी मेरी क्लास लगे, एक स्टेप और इसकी मेटलर्जी का बचा है, हूप्स प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन of aluminium by Hoops process. Hoops process ये एक नोट कर लीजिए। तो हॉल और हेराल्ड विधि द्वारा मैक्सिमम कितने परसेंट तक निकाला है, 95। ऐसे शुद्ध अभी कितना परसेंट तक करना है, 100%, है ना। और उसके लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, हूप की विधि। कौन सी विधि, हूप की विधि पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। इसको